अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बसंतकालीन गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीकी। कद्दू वर्गीय फसलों को क्षति पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। सफल मछली पालन के लिए कैसे तैयार करें नया तालाब। गन्ना की खेती अपने हरियाणा राज्य के जींद, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र जिलों में प्रमुख नकदी फसल के रूप में लिया जाता है और ये समय बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए उपयुक्त है। और इसके लिए कौन कौन से प्रमुख किस्में हैं और लगाने की उन्नत विधि क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हिसार के सहायक गन्ना विकास अधिकारी डॉक्टर अजय हुड्डा। हमारे प्रदेश में गन्ने की खेती कई स्थान पर की जाती है। इसकी बुआई करने से पहले कुछ कर्षण क्रियाओं को संपादित करना इसमें अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले खेत की 2 बार गहरी जुताई करें और पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। किसान भाई गन्ने की खेती करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले किस्म का चुनाव करना जरूरी होता है। हरियाणा में तकरीबन ज़्यादातर जो किस्में हैं अगेती, पछेती और मध्यम किस्म की हैं, उनमें यहाँ पे जो प्रचलित किस्में हैं को J85 और को H119 ज़्यादा बोई जाती हैं और इनकी चीनी की रिकवरी भी है मील में अच्छी है। इसमें 35 से 40 क्विंटल बीज लगेगा और 35,000 पोरियाँ लगेंगी 2 आँखों वाली और 23,000 पोरियाँ लगेंगी 3 आँखों वाली। वो किसान पर डिपेंड करता है, वो 23,000 करता है या 35,000। बीज का उपचार जरूरी है। 250 ग्राम डाइथेन M45 लेके किसान 100 लीटर पानी में घोल बना के 4-5 मिनट तक उसको उन पोरियों को, गन्ने के बीज की पोरियों को डुबोए, उसके बाद निकाल ले। ये घोल जो मैंने आपको बताया है, ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी है और इससे जो आगे आने वाली बीमारियां हैं उनमें काफ़ी कंट्रोल इस तरीके से हो जाता है। 2 किस्म से अभी ये बोया जाता है, बेड प्लांटर विधि द्वारा और समतल विधि द्वारा। समतल विधि में डिस्टेंस है वो खूड से खूड का 2 फुट से 2.5 फुट और बेड प्लांटर में ये ज़्यादातर मिक्स्ड क्रॉपिंग में यूज होता है। ऊपर जो मेड बनती है उस पर सब्जियां उगाई जाती हैं या दूसरी फसलें उगाई जाती हैं और खूड में गन्ने की फसल ली जा सकती है। उगाकर किसान दोहरी इनकम ले सकता है, क्योंकि ये फसलें 2-3 महीने की होती हैं। गन्ना बड़ा होगा इतना फसलें ये आ जाएंगी और किसान उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट ले लेगा, उसके बाद गन्ना खेत में रह जाएगा। सबसे पहले किसान अपनी खेत की जहाँ पे उसने गन्ना लगाना है मिट्टी की जांच करवाए, उससे सही कंफर्म हो जाएगा कितना यूरिया चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना म्यूरेट ऑफ पोटाश चाहिए, कितना जिंक चाहिए। अगर वो नहीं करवा पा रहा तो हमारी रिकमेंडेशन के अनुसार 135 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और रेतली मिट्टी हो तो 10 किलो जिंक
और इसका डालने का जो तरीका है वो ये है, ये बिजाई के समय कोरा किया जाता है। पूरी मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट, पूरी मात्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश, पूरी मात्रा जिंक और 1/3 हिस्सा नत्रजन का, ये बोने से पहले जमीन में दे देना चाहिए, उसके बाद बिजाई करनी चाहिए। बाकी का 1/3 हिस्सा है जो नत्रजन का, वो मानसून शुरू होने के उपरांत 2 बार में देना चाहिए। जैसे ही जुलाई में या जून के में आती है उसी टाइम पहली मानसून पे दे दो। अगर पानी उपलब्ध है तो जून में दे दो। गन्ने की फसल में जो खरपतवार नियंत्रण है वो भी बहुत जरूरी है। खरपतवार अगर ज़्यादा होगा तो फसल कमज़ोर रह जाएगी। शुरू में सबसे बेस्ट तरीका तो किसान 2-3 निराई गुड़ाई करे। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो एट्राजिन 1.5 किलो एट्राजिन 250-300 लीटर पानी में मिला के बिजाई के तुरंत बाद स्प्रे करे तो तकरीबन जो खरपतवार नियंत्रण है हो जाता है। अगर बिजाई के टाइम वो नहीं कर पाया है तो 60 दिन के बाद, जब फसल 60 दिन की हो जाए तो वही 1.6 किलोग्राम एट्राजिन और 250-300 लीटर पानी लेके, और किसान जब बत्तर आ जाए दूसरे पानी लगाने के बाद उस टाइम पर स्प्रे कर दे तो खरपतवार नियंत्रण पूरा हो जाता है। अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो 1 से 1.5 किलो 2,4-D लेके किसान उस 60 दिन के बाद स्प्रे कर सकता है। ये जो कंसुआ वगैरह आता है, इसके इलाज के लिए किसान को कम स्प्रे करना पड़े, उसके लिए 2.5% यूरिया का घोल बनाकर स्प्रे करे तो फसल भी मजबूत, गन्ना भी मजबूत होता है और उससे कुछ बीमारियां भी कम होती हैं। सिंचाई है, बिजाई के 6 हफ्ते तक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर टाइमली मानसून है तो कोई लंबी चौड़ी जरूरत नहीं, अदरवाइज 20-25 दिन के बाद सिंचाई इसमें जरूरत पड़ती है। गन्ने की जो पैदावार है मोटे तौर पे 300 से 400 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अपने यहाँ इस एरिया में निकलती है और 300 रुपये क्विंटल का भाव है। मोटे मोटे तौर पे ये 1 लाख के आसपास इससे कमाई होती है। लेकिन अगर इसका पूरा खर्च कैलकुलेट किया जाए तो 50,000 के करीब बोने से लेकर काटने तक 50 और 60,000 रुपये किसान को गन्ने का खर्च करने पड़ते हैं। तो इसमें शुद्ध कमाई आप 40,000 रुपये या 50,000 रुपये या 35,000 से 50,000 रुपये तक आप कमा सकते हो। बीच में आप सब्जियां उगा रहे हो और ये ले रहे हो तो आप इसको फायदे को और बढ़ा सकते हो। ये 70, 80, 90,000 तक भी किसान को जा सकता है। हमारे प्रदेश के जो भी किसान कद्दू वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं वो बढ़वार की अवस्थाओं पर है, लेकिन उन फसलों में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है और इन कीटों का नियंत्रण नहीं किया गया तो ये कीट फसलों को भारी क्षति पहुंचाते हैं। तो इस समय कद्दू वर्गीय फसलों में कौन कौन से कीटों का प्रकोप हो रहा है और इनका नियंत्रण किस प्रकार से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक वैज्ञानिक डॉक्टर JC गुप्ता। हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो कद्दू वर्गीय फसल है जिसमें लौकी, तोरई, टिंडा, चिचिंडा, ककड़ी, खीरा, करेला, ये आदि फसलें हम जो है गर्मी के मौसम में हमारे किसान भाई बहुत तादाद में उगाते हैं। और इसमें जो लगने वाले कीट हैं, इसमें 3-4 प्रकार के जो कीट हैं प्रमुख रूप से हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाते हैं। जिसमें कीट है एक लाल कीड़ा, जो लाल कीड़ा कीट है, रेड पंपकिन बीटल के नाम से बहुत ज़्यादा इसको सभी लोग जानते हैं। यह जो लाल कीड़ा है यह शुरुआत की अवस्था से ही हमारे कद्दू वर्गीय फसलों में हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। ये तने में और मिट्टी के पास अंडे देती है और अंडे से जो सूनी निकलती हैं, ग्रव जिनको बोलते हैं, यह ग्रव धीरे धीरे करके पत्ती और तने को खाना शुरू कर दी है, जिससे कि इस फसल की आगे की बढ़वार रुक जाती है और फसल को बहुत अधिक हानि होती है।
किसान भाइयों निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी पर अंडे देता है। उस वक्त हम अगर निंदाई गुड़ाई करेंगे वहाँ पर ये कीट का नियंत्रण होना शुरू हो जाता है और उसमें मेलाथियान पाउडर आता है, डस्ट आती है, इसका भी हम साथ साथ में भुरकाव करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और थालों की गुड़ाई करते चले जाते हैं। इससे इसका प्रकोप रुक जाता है। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों पर इस समय कुछ स्थानों पर तना गांठ मक्खी कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। तो ये कीट फसल को किस तरह नुकसान पहुंचाता है और इसका नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। इसी प्रकार से कद्दू वर्गीय फसलों में एक कीट और बहुत अधिक हानि पहुंचाता है, जिसको हम स्टेम गॉल फ्लाई कहते हैं। यानी ये जो कीट है तने पर गांठ बनाता है और ये कीट जो है तने पर अंडे देता है। नई जो शाखाएं निकलती हैं, कोमल शाखाएं निकलती हैं, वहाँ अंडे देता है और वहाँ पर इसकी जो सूढ़ी है वहाँ से काट के, कुतर के, चाट के इसका रस चूस करके खाना शुरू करती है और वहीं से ये आगे बढ़वार रुक जाती है और वहाँ पर एक गांठ के समान आकृति बन जाती है, जिसके कारण ही हम इसको स्टेम गॉल फ्लाई यानी तने की गांठ मक्खी बोलते हैं। फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है, आगे की बढ़वार रुक जाती है, फल नहीं लगते हैं, बेल आगे नहीं बढ़ती है। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इसका सही तरीके से नियंत्रण करने के लिए डाईमेथोएट दवा या न्यूबॉर्न नाम की दवा है, इन दोनों में से कोई भी दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो इस कीट का नियंत्रण आराम से हो जाता है और हमें अच्छा अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इन कीटों के अलावा इन फसलों में फल मक्खी कीट का भी प्रकोप होता है, जिसका नियंत्रण अगर समय रहते नहीं किया गया तो फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो किस तरह करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसके अलावा एक कीट और है जिसको हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं और ये जो मक्खी है फल छेदक मक्खी फल के अंदर अंडे देती है और वहाँ से सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी आकार की सूढ़ियाँ निकल करके उस फल को विगलित करती हैं और दूषित करती हैं, वहाँ से खाना शुरू करती हैं। ऐसे फल को जब हम बाजार में ले जाते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम मिलती है। हमें इससे बचने के लिए न्यूबॉर्न या डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके 10-10 दिन के अंतर से 2 या 3 बार हमें छिड़काव करना चाहिए। जो दवा बताई है उसका छिड़काव करेंगे 2-3 बार तो आपकी जो फसल है इससे आप कीट से फसल को सुरक्षित कर लेंगे, आपका अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा और आपकी जो फलों की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें भी सुधार आएगा, बाजार में उसकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। यहाँ पे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय होने के कारण इसे जो किसान भाई अपनाए हुए हैं या अपनाना चाहते हैं वो इस व्यवसाय से अधिक लाभ लेने के लिए किस तरह तैयार करें नया तालाब। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। नए तालाब का निर्माण। हमारे प्रदेश में मत्स्य पालन प्राय गांव एवं कस्बा में निर्मित पारंपरिक तालाबों में, जो कि मुख्यतः सामुदायिक प्रयोजनों के लिए बनाया गया, में किया जाता रहा है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई है। तालाब मत्स्य उत्पादकता में बड़ी खाई के प्रमुख कारणों में तालाबों का वैज्ञानिक तरीके से निर्मित न होना भी प्रमुख है। देश में नीली क्रांति के फलस्वरूप गुजरे जमाने का मत्स्य पालन का स्थान अब एक्वाकल्चर यानी जल कृषि ले चुका है। समृद्धि का पर्याय बन चुकी जल कृषि अपने में असीम संभावनाएं समेटे है। यह संभावनाएं अपने प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए विवेकपूर्ण दोहन से वरदान साबित हो सकता है। अतः किसान भाइयों,
जल कृषि के उत्पादकता एवं उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हेतु नए तालाब निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसी के तहत पहला पहलू आता है स्थल का चयन। तालाब निर्माण हेतु स्थल का चयन एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि योजना की सफलता तालाब निर्माण हेतु स्थल के चयन पर ही निर्भर करती है। स्थल का चयन करते समय जल स्रोत, मिट्टी की गुणवत्ता, सुलभ संपर्क मार्ग, बाढ़ से खतरा, निर्माण की आर्थिकी आदि जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। जल स्रोत। जल कृषि हेतु उत्तम गुणवत्ता वाले प्रदूषण रहित जल की आबाद उपलब्धता होनी चाहिए। जल स्रोत में सस्ता नदी, नहर, जलाशय, झील, वर्षा जल, कुआं एवं भूजल यानी बोरिंग प्रमुख हैं। इनमें से कोई भी स्रोत का चयन किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, बशर्ते कि चयनित जल स्रोत प्रदूषित न हो। मिट्टी की गुणवत्ता। तालाब निर्माण के पूर्व प्रस्तावित स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता का जांच अत्यंत ही आवश्यक है। मोटे तौर पर चयनित स्थल की मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी का रिसाव यानी कम से कम हो। इसके लिए क्लेई, सिल्टी क्लेई एवं क्लेई लोम जैसे मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। बलुई मिट्टी वाले स्थल का चयन तालाब निर्माण हेतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मिट्टी में अत्यधिक जल रिसाव के साथ साथ बांध आदि बनाने में भी काफी दिक्कत एवं खर्चीला होता है। प्रस्तावित स्थल पर मिट्टी की गुणवत्ता किसान भाई आसानी से परख सकते हैं। इसके लिए प्रस्तावित भूभाग में 1.8 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर आकार का गड्ढा काफी होता है। जांच हेतु गड्ढे से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर उसका गोला बना लें। गोले को थोड़ा ऊपर फेंककर हथेली पर लेवें। अगर गोला चूर चूर हो जाए तो समझना चाहिए कि मिट्टी तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है। अगर गोले में थोड़ी कम विकृति के बाद टूट फूट न हो तो समझना चाहिए कि मिट्टी में क्ले की उपयुक्त मात्रा है एवं स्थल तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल यथासंभव सड़क मार्ग से सटे या बगल में होना चाहिए, ताकि बरसात के समय भी आसानी से तालाब पर जाया जा सके। इसके अलावा प्रस्तावित स्थल का चयन बाढ़ अप्रभावित क्षेत्र में निचली किस्म की जमीन में करना चाहिए, ताकि तालाब निर्माण में लागत खर्च कम हो। तालाब का प्रकार। आधुनिक जल कृषि की विभिन्न प्रणालियों के मद्देनजर प्रचलन प्रविधि के अनुसार तालाब 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है नर्सरी तालाब। नर्सरी तालाब आकार में छोटे होते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1000 से 3000 वर्ग मीटर एवं गहराई 1 से 1.5 मीटर की होती है। इस प्रकार के तालाब में मत्स्य स्पोन, पौना से फ्राई मत्स्य बीज तैयार की जाती है। दूसरा है रियरिंग या पालन तालाब। रियरिंग तालाब का क्षेत्रफल 3000 से 5000 वर्ग मीटर का होता है एवं गहराई 1.5 मीटर से 2 मीटर की होती है। इसमें फ्राई अंगुलिकाएं तैयार की जाती हैं। इन्हीं में तीसरा है संचयन या स्टोकिंग तालाब। संचयन तालाब का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कितना भी बड़ा हो सकता है एवं गहराई 2 मीटर से 2.5 मीटर की होती है। इसमें अंगुलिकाएं फिंगरलिंग का संचय कर बाजार योग्य मछली तैयार की जाती है। तालाब का आकार। यूं तो तालाब विभिन्न आकार का हो सकता है, परंतु आधुनिक जल कृषि हेतु तालाब का आकार आयताकार प्रबंधन की दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त माना जाता है। तालाब निर्माण के समय तालाब की लंबाई की दिशा इस प्रकार रखी जानी चाहिए कि प्रचलित हवा की दिशा की संधि में हो। तालाब की खुदाई एवं बांध निर्माण। प्रस्तावित स्थल पर वास्तविक तालाब निर्माण हेतु मिट्टी कटाई का कार्य ट्रैक्टर, बुलडोजर या मजदूर द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। छोटे तालाब जैसे नर्सरी एवं रियरिंग तालाब निर्माण हेतु मजदूर से ही मिट्टी कटाई का कार्य करना चाहिए, जबकि बड़े तालाब यानी संचयन तालाब निर्माण हेतु सुविधानुसार बुलडोजर या ट्रैक्टर का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। तालाब की खुदाई करते समय तालाब के चारों तरफ भीतरी किनारे में उचित स्लोप या ढाल का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की कटाई करते समय खासकर किनारे में मिट्टी सीधा या खड़ा न काटकर क्षेत्र तिरछा होना चाहिए। तालाब में उचित स्लोप रहने से जल भरण के पश्चात कालांतर में मिट्टी कटाव से वर्म,
अंगनई एवं बांध तथा तालाब के किनारे के बीच के भूभाग को कहा जाता है, जिसका बांध की सुरक्षा के साथ साथ जल कृषि से जुड़े अन्य प्रबंधकीय कार्यों का संपादन की दृष्टिकोण से काफी महत्व है। वर्म की चौड़ाई 3 फीट होनी चाहिए। तालाब के बांध का निर्माण करते समय प्रस्तावित भूभाग की भौगोलिक स्थिति, तालाब में अधिकतम टिकाऊ जल की गहराई, उस क्षेत्र में जल जमाव की अधिकतम ऊंचाई इत्यादि बातों का ध्यान रखना चाहिए। बांध की ऊंचाई वहां के अधिकतम जल जमाव से 60 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। साथ ही बांध के ऊपर चलने फिरने हेतु कम से कम 3 से 4 फीट जगह अवश्य होनी चाहिए। बांध बनाते समय स्लोप का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार स्लोप 1:1:25 से 1:2:25 तक हो सकता है। बांध बनाते समय प्रत्येक 1 फीट मिट्टी के भरण के पश्चात पानी से हटा दें एवं उसे अच्छी तरह से रोलर या पाटा चलाकर मिट्टी को बैठा दें। इस तरह जब बांध निर्धारित ऊंचाई तक पहुंच जाए तब बांध के ऊपर एवं साइड में घास अवश्य लगा दें, ताकि बरसात के समय मिट्टी कटाव एवं तालाब को असमय भरण से बचाव हो सके। इस बताए गए नीतिगत सिद्धांतों के अलावा तालाब निर्माण में व्यवहारिक पहलू का भी ध्यान रखना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, तालाब निर्माण में लागत खर्च कम से कम हो। इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की खुदाई का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि यथासंभव उतनी ही मिट्टी की कटाई का कार्य हो, जिससे कि बांध का निर्माण पूरा हो जाए। दूसरा, जल आगमन एवं निकासी तंत्र का खाका आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित स्थल की वास्तविक भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस प्रकार किया जाए ताकि जल भंडारण एवं निकासी में आसानी हो। तीसरा, अगर प्रस्तावित स्थल पर मत्स्य प्रक्षेत्र या फार्म बनाने की योजना हो तो नर्सरी एवं रियरिंग तालाब स्थल के ऊपरी हिस्से में एवं संचयन तालाब का निर्माण निचले हिस्से में करना चाहिए। इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखकर अगर नए तालाब का निर्माण किया जाए तो निश्चय ही तालाब तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त एवं उपजाऊ होगा, जिसमें टिकाऊ जल कृषि पर किसान भाई अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिंजरपुर जिला कुरुक्षेत्र से शमशेर सिंह ने। यह बकरियों में होने वाली फड़किया रोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो शमशेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे आने वाले समय में गेहूं की कटाई शुरू होगी और गर्मियों का मौसम भी आएगा। जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है, उसके साथ साथ जो भेड़ बकरी पालक भाई हैं उन्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें। वर्तमान समय गेहूं की कटाई का चल रहा है और ऐसे में बकरी पालक भेड़ बकरियों को चराने के लिए गेहूं के खेतों में न लेकर जाएं, क्योंकि खेतों में गेहूं के दाने अधिक होते हैं। इसलिए बकरियों द्वारा ज्यादा खाने से बकरियों को फटकिया रोग होने का खतरा रहता है। भेड़ बकरियों की सबसे खतरनाक और घातक बीमारी है आज के समय में, उसको बोलते हैं मार्च के महीने में ही वैसे टीकाकरण हो जाना चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो अभी भी इस महीने में भी आप जितनी जल्दी हो सके फड़किया का टीका, जिसको एंटीरोटॉक्सिमिया या ईटी बोलते हैं, उसका टीका अपने पशुओं में भेड़ और बकरियों में लगवा लें, जिसकी मात्रा 2.5 ml है चमड़ी के नीचे पहला टीका, और 14 दिन बाद दोबारा से वही टीका 2.5 ml का लगता है। यदि ये टीके आप लगा लेंगे तो फिर पूरी साल के लिए पशुओं में इस बीमारी से बचाव हम कर सकते हैं। वर्तमान समय में फटकिया रोग बकरियों में सबसे खतरनाक रोग है। इस रोग के दौरान बकरियों को दस्त लगते हैं और बकरियां गोल गोल घूमती हैं।
इसका सही समय पर उपचार न होने पर भेड़ बकरियों की मौत भी हो सकती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हिमाचल प्रदेश के लिए फायदेमंद है एस्ट्रोमेरिया फूल की खेती। अच्छी बढ़वार हेतु अंगूर के नए बाग की देखभाल एवं प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।